नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 3 महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, स्पर्श के ऊपर फॉर्म 16 अपलोड हो चुका है। फॉर्म 16 कहें या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम कहें, अपलोड हो चुका है। डाउनलोड कर लीजिए और आईटीआर फाइल कर दीजिए। किनको आईटीआर फाइल करना चाहिए, किनको नहीं चाहिए, यह भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में सरकार देरी क्यों कर रही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को निकालने के लिए सरकार ने लगभग अभी तक 5 महीने का समय ले लिया, फिर भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इतना लंबा चौड़ा चीजें होता है कि अभी तक सरकार नहीं निकाल पाई है, या छठे या 7वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में क्या क्या चीजें थी, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ एनहांस रेट का ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन कुछ पेंशनर्स को 10 साल तक लागू होता है। ऐसा ही एक केस आज मेरे पास आया जिसमें फैमिली पेंशनर को एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10 साल तक लागू था, लेकिन उनको 7 साल तक दिया गया। इसके बारे में भी आगे भारत सरकार का लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है अगर आप फैमिली पेंशनर हैं तो आपके लिए। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर दीजिए, ताकि सैनिक पाठशाला में अपलोड किए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो सब्सक्राइब करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो के टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों, फैमिली पेंशनर को 10 साल तक लागू है एनहांस रेट का फैमिली पेंशन। कंडीशंस क्या होते हैं उसको समझें। जी हां, कुछ पेंशनर्स को 7 साल के बजाय 10 साल तक लागू होता है ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन एनहांस रेट। जी हां दोस्तों, वैसे अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाए तो ऐसे कंडीशन में फैमिली पेंशन जो एनहांस रेट होता है वो 7 साल तक लागू होता है। या तो 7 साल तक, या तो जो पेंशनर हैं जिनकी मृत्यु हुई है उनकी उम्र 67 साल होने तक। और ये कंडीशन उनके लिए लागू है जो 13 मई 1998 के बाद के रिटायरी हैं। अगर 13 मई 1998 के पहले के रिटायरी हैं तो जो एज का कंडीशन है वो 65 ईयर है। बाकी 7 साल वाला कंडीशन सेम है। तो ये तो है पेंशनर की मृत्यु होने पर। लेकिन कुछ फैमिली पेंशनर को ये एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10 साल तक लागू है। भारत सरकार का पहले लेटर देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझाता हूं कि किन को लागू है। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 2 सितंबर 2008 का लेटर है। और इसी लेटर में जो एनहांस रेट में फैमिली पेंशन पेंशनर को मिलता है डेथ के बाद वो 10 साल तक दिया जाएगा, ये डिटेल्स लिखा गया है। चलिए आगे मैं दिखाता हूं ये कहां पर लिखा हुआ है। ये लेटर आप देख पा रहे हैं। अगर इस लेटर की कॉपी आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको इस लेटर की कॉपी मुहैया करा दूंगा। अब यहां पर आपको दिखाई देगा दोस्तों, पैराग्राफ नंबर 8.2 में आप देख पा रहे हैं, द एनहांस्ड फैमिली पेंशन अंडर रूल 54(3)(a)(1) shall be payable to the family of a government servant who dies in service from the date of death of the government servant for a period of 10 years without any upper age limit। यानी कि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सर्विस के दौरान किसी की मृत्यु होती है तो उनकी फैमिली को जो एनहांस रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन दिया जाता है वो मृत्यु के बाद आगे 10 साल तक के लिए दिया जाता है। उसमें कोई अपर एज का भी लिमिट नहीं है। यानी कि मान लीजिए अगर मृत्यु 59 साल में हुई है तब भी जो है, जो एम्प्लॉइज की मृत्यु अगर 59 साल में हुई है तब भी जो है उनका फैमिली को जो है फैमिली पेंशन आगे 10 साल तक एनहांस रेट में मिलता रहेगा। उसके बाद 10 साल के बाद नॉर्मल रेट में हो जाएगा दोस्तों। ऐसे फैमिली पेंशनर जिनके एम्प्लॉइज की मृत्यु सर्विस के दौरान ही हो गई, यानी कि सर्विस करते करते किसी एम्प्लॉय की अगर मृत्यु हो जाए तो उनके एवज में जो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो शुरू किया जाता है फैमिली पेंशनर का, उनका ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन 10 साल तक लागू है। 10 साल के बाद वो एनहांस रेट से नॉर्मल रेट में आ जाएगा, यानी कि जितना उनको मिल रहा है उसका 60% उनको मिलना शुरू होगा। और इसके लिए कोई अपर एज लिमिट भी नहीं है। आपने भारत सरकार का लेटर देखा, इस लेटर की कॉपी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको लेटर भेज दूंगा। और अगर आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर आप मैसेज कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे जो भी रूलिंग के लेटर होते हैं वो आपको मैं मुहैया करा दूंगा। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। स्पर्श ने फॉर्म 16 एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम अपलोड कर दिया है। डाउनलोड करें और आईटीआर फाइल करें। जी हां दोस्तों, स्पर्श के अंदर फॉर्म 16 या एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम जो भी कहें आप, वो अपलोड हो चुका है।
चलिए मैं आपको लाइव स्पर्श के अंदर मेरा फॉर्म 16 या एनुअल इनकम स्टेटमेंट है वो दिखाता हूं, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं स्पर्श आईडी के अंदर लॉगिन हो रहा हूं अपना, उसके बाद आपको दिखाऊंगा आपने फॉर्म 16 कहां से डाउनलोड करना है। अपना आईडी के अंदर अब यहां पर जो आपको डिटेल्स दिख रहा है दोस्तों, इसमें जो माई डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, माई डॉक्यूमेंट्स में आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप पहुंचेंगे और यहां पर सबसे पहले आपको पेंशन स्लिप दिख रहा है, ये मेरा मई महीने का पेंशन स्लिप है। आगे पेंशनर्स पीपीओ, फिर पेंशनर्स कोरिजेंडम पीपीओ, फिर पेंशन एंटाइटलमेंट, फिर डिक्लेरेशंस, उसके बाद फॉर्म 16। तो आपने फॉर्म 16 वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे फॉर्म 16 वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2025 ऑलरेडी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आएगा और 2025 का ये एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम, जिसको हम फॉर्म 16 भी कह सकते हैं क्योंकि एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम ही अपलोड हुआ है। अब इसको हम खोल के देखते हैं। अब ये जो देख पा रहे हैं ये एनुअल स्टेटमेंट ऑफ इनकम है मेरा। देखिए पहले मेरा बेसिक डिटेल्स यहाँ पैन नंबर वगैरह सारा कुछ है, मेरा पीपीओ नंबर वगैरह। उसके बाद पूरा पिछला फाइनेंशियल ईयर में जितना भी पेंशन मुझे मिला है उसका पूरा ब्यौरा यहाँ पर है। और आगे अगर टैक्स वगैरह कटा होता तो वो सारा चीज यहाँ होता, क्योंकि मेरा टैक्स नहीं कटा है तो वो चीजें यहाँ पर नहीं है। आप देख पा रहे हैं ये रहा इनकम सर्टिफिकेट या इनकम स्टेटमेंट। अब इसी इनकम स्टेटमेंट के जरिए इसको इस्तेमाल करके आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं दोस्तों। अब इस फॉर्म को इस्तेमाल करके मैं आईटीआर फिलअप कर सकता हूं। दोस्तों आपका इनकम टैक्स नहीं भी कटा है तब भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। आईटीआर फाइल करने का मतलब होता है कि आपको केवल पेंशन के जरिए जो इनकम आ रहा है वो नहीं, आपका अगर कोई दूसरा भी इनकम है वो सारी चीजें भी वहां दिखाना होता है। और आईटीआर जो है दोस्तों कई सारे काम में इस्तेमाल होता है। आप कल को कोई लोन लेने वाले हैं तो ऐसे काम में भी आपका आईटीआर का फॉर्म मांगा जाता है। तो इसलिए आपका बेशक टैक्स ना भी कटा हो तब भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। इसके साथ साथ और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दूं, आप अगर डिसेबिलिटी पेंशनर हैं, चाहे आप इनवैलिड आउट वाले हैं चाहे आप नॉर्मल डिसेबिलिटी वाले हैं, आपको अगर डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है तो आपका इनकम टैक्स नहीं कटेगा। अगर कटा भी है तो वो आईटीआर फाइल करते टाइम उसको मेंशन करेंगे तो आपका वो कटा हुआ पैसा वापस आपको मिल जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 8 सीपीसी में टीओआर में समय ज्यादा लगा, पर क्यों? क्या टीओआर में ही सभी कहानी खत्म करने वाली है सरकार? क्या टीओआर में ही फिटमेंट फैक्टर भी तय हो जाएगा? दोस्तों टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकालने में अभी सरकार समय लगा रही है, क्योंकि जनवरी 16 को ही सरकार ने 8वें पे कमीशन की घोषणा कर दी थी, लेकिन अभी तक उस पे कमीशन को लेकर ना कमिटी गठित हुई है न टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकाले गए हैं। तो क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकालने में इतना समय लगता है? लगभग 5 महीने का समय तो हो चुका है, फिर भी अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का ना निकाला जाना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। क्या छठे पे कमीशन में या 7वें पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इतनी सारी चीजें थी जो अभी समय लग रहा है? क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या लंबा चौड़ा एक पुलिंदा निकलेगा जिसकी वजह से इतना समय लग रहा है? चलिए आपको सबसे पहले छठा और 7वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिखाता हूं, आखिर उसमें होता क्या है जो सरकार इतना समय लगा रही है उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार ने छठे पे कमीशन में जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकाले थे ये वो लेटर है। अभी 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का हम इंतजार कर रहे हैं। आखिर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में ऐसा क्या होता है कि सरकार को लगभग 5.5 महीने जाने के बाद भी, गुजर जाने के बाद भी अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं बना पाई है सरकार। आप यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है जो कि छठे पे कमीशन का है। ये अक्टूबर 2006 का है, 5 अक्टूबर 2006 का। और देखिए सबसे पहले तो यहाँ कमिटी का गठन किया जाता है, चेयरमैन मेंबर कौन रहेंगे। उसके बाद आप दो नंबर पैराग्राफ में देखिए, द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन विल बी एज फॉलोज, यानी कि इस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस दिए जाते हैं, जिसमें देखिए ये किसके किसके लिए लागू रहेगा पे कमीशन, उसके बारे में यहाँ पर सबसे पहले बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे, पर्सनल बिलोंगिंग टू द ऑल इंडिया सर्विसेज होंगे, इस तरीके से मतलब किन को लागू रहेगा ये पे कमीशन उसके बारे में पहले ब्यौरा होगा। उसके बाद आगे कुछ और पॉइंट्स भी होंगे कि किस तरीके का कामकाज का तरीका भी चेंज करना है, वो भी छठे पे कमीशन में जो है रिकमेंडेशन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में दिए गए थे कि इन चीजों के ऊपर भी रिकमेंडेशन पे कमीशन ने करना है। ये देखिए ऐसा नहीं कि पॉइंट्स नहीं थे, पॉइंट बहुत थे, आप देख पा रहे हैं पॉइंट्स बहुत थे, लेकिन महज 3 पेज का ये डॉक्यूमेंट था। देखिए 5 नंबर पैराग्राफ में लिखा हुआ है, द कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि 18 महीने का समय छठे पे कमीशन को दिया गया था।
अपना रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। और ये 3 पेज का डॉक्यूमेंट है। देखिए, छठा पे कमीशन का ये कमिटी गठित करने का लेटर है या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस जिसको हम कहते हैं वो है। ये आप देख पा रहे हैं, छठे पे कमीशन में 3 पेज का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकला था, तो अब 8वें पे कमीशन में भी लगभग 3 या 4 पेज का ही होने वाला है। तो ऐसे में सरकार इतना ज्यादा समय क्यों लगा रही है? अब चलिए मैं आपको 7वां पे कमीशन में दिखाता हूं किस तरीके से टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस थे और कितना लंबा था टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कितना समय 7वें पे कमीशन में पे कमीशन के लिए दिया गया था, उसको देखते हैं। अब ये रहा दोस्तों 7वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। यहां देख पा रहे हैं, भारत सरकार ने 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो इस प्रकार है। यानी कि ये देखिए, यहाँ कमेटी का पूरा है और आयोग के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, यानी कि यही वो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस है। चलिए मैं अंग्रेजी में दिखाता हूं। ये देखिए, यहां से शुरू होता है ये, उसके बाद यहां पर 2 नंबर पैराग्राफ में वही है, द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ द कमीशन विल बी एज फॉलोज। वही है, सेम है, किनको किनको लागू रहेगा वो चीजें लिखा हुआ है पहले। उसके बाद अगले कुछ पैराग्राफ में देखिए, कुछ पैराग्राफ में पॉइंट्स हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं है कि 6 महीना लग जाए। अब देखिए, यहां पर ये खत्म हो जाता है, यहीं पे खत्म हो गया। और लास्ट 5 नंबर पैराग्राफ में सेम, द कमीशन विल मेक इट्स रिकमेंडेशन विद इन 18 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। वही लिखा हुआ है। छठे पे कमीशन में भी 18 महीने का समय दिया गया था, 7वें पे कमीशन में भी 18 ही महीने का समय दिया गया था। और 7वां पे कमीशन का ये टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस तो महज 2 पेज का है। यहां से देखिए, यहां से शुरू होता है और यहां पर दूसरे पेज में यहां पर खत्म हो जाता है। इसके आगे कुछ भी नहीं है। ये देखिए, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अब तो सरकार को बहुत जल्दी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस 8वें पे कमीशन के जारी कर देने चाहिए। तो आपने दोनों पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस देखे, महज 2 या 3 पन्नों का डॉक्यूमेंट होता है दोस्तों। तो ऐसे में सरकार को अब ज्यादा विलंब ना करते हुए 8वां पे कमीशन का टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कमेटी गठन करने का जो भी नोटिफिकेशन है वो तुरंत निकाल देना चाहिए, ताकि आगे 8वें पे कमीशन को काम करने का समय मिले। अमूमन हमने देखा है दोनों पे कमीशनों में 18 महीने का समय दिया गया था, लेकिन अब की बार हो सकता है कि पे कमीशन को कम समय लगे, क्योंकि सारी चीजें डिजिटलाइज हो चुकी हैं। उस समय में चीजें डिजिटलाइज नहीं होती थी, मैनुअल काम करना पड़ता था, डाटा मैनुअल निकालना पड़ता था। लेकिन अभी आईटी का जमाना है, सारा चीजें जो है कंप्यूटराइज हो गया है। इस वजह से हो सकता है 8वां पे कमीशन को समय कम लगे, लेकिन फिर भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस निकालने में सरकार ने कहीं ना कहीं बहुत देरी कर दी है। अब आगे देरी ना करते हुए तुरंत ही टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस सरकार को निकाल देना चाहिए। आप अगर मेरी बात से सहमत रखते हैं तो आप इस वीडियो में एग्री जरूर लिखिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 3 जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी जाएगा आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।